हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। और आज की पॉलिटी घटना चक्र सीरीज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। तो पॉलिटी की जो घटना चक्र सीरीज में हम क्या करेंगे, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, जो कि होंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? A. Citizenship Part 2 of the Constitution. B. Fundamental Rights Part 3 of the Constitution. C. Fundamental Duties Part 6A of the Constitution. D. State Part 6 of the Constitution. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 6A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर एन्यूमरेटेड इन पार्ट 4A of the Constitution of India and not part 6A. So the next question is, India is a republic means A. It is the people who are the final authority in all matters. B. There is no parliamentary system of government in India. C. There is no hereditary rulers in India. And D. India is a union of states. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देयर आर नो हेरिटरी रूलर्स इन इंडिया। तो जब हम रिपब्लिक की बात करते हैं तो इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी कि जितने भी तरह के हेड्स होंगे इंडिया में, दे विल बी द इलेक्टेड हेड्स। यानी कि अगर हमारे पास प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड है, चाहे इनडायरेक्टली, बट ही इज अ इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। सो अब हमारे पास इंडिया में कोई भी ऐसी हेरिटरी सिस्टम नहीं है। सो इंडिया इज अ रिपब्लिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय ए. ओनली द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. B. Only the members of Lok Sabha. C. Only the members of state legislative assemblies and Lok Sabha. D. By the elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha and the state legislative assemblies. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में हम इलेक्टेड मेंबर्स को जो है मौका देते हैं डिसाइड करने का बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कि कौन बनेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड indirectly by the elected members of the Lok Sabha, Rajya Sabha and the state legislative assemblies respectively. So the next question is, according to the constitution, which among the following is not a power of the president of India? A. Promulgation of ordinances. B. To consult the Supreme Court. C. To send messages to the House of the Parliament. And D. To grant pardon. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टू सेंड द मैसेजेस टू द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो क्वेश्चन में था नॉट अ पावर, तो प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इज अ पावर, कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है ऑर्डिनेंस को पास कर सकते हैं। एक और पावर है टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड डी टू ग्रांट पार्डन, जो कि डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में आते हैं, ठीक है। टू सेंड द मैसेजेस टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट is merely a right of the president and not a power. So the next question is, as per Indian protocol, who among the following ranks highest in the order of precedence? A. Deputy Prime Minister. B. Former President. C. Governor of the state within the state. ठीक है। D. Speaker of the Lok Sabha. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गवर्नर ऑफ अ स्टेट विद इन द स्टेट। एज पर इंडियन प्रोटोकॉल हमारा जो प्रेसिडेंस है उसको ऑर्डर स्टार्ट होता है फ्रॉम द प्रेसिडेंट, देन वी हैव द वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बाद वी हैव अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट विद इन द स्टेट, देन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, देन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड देन द स्पीकर ऑफ लोक सभा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द एनुअल बजट is not passed by the Lok Sabha, then the budget is modified and presented again. B. The budget is referred to the Rajya Sabha for suggestions. C. The Union Finance Minister is asked to resign. D. The Prime Minister submits the resignation of the Council of Ministers.
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यूनियन बजट बीइंग, आप कह सकते हो, प्रेजेंटेड इन द लोकसभा बीइंग अ मनी बिल, तो लोकसभा में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रेजेंट कौन करता है? हमारे जो हम फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो जब हमारा बजट है, इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन दैट इज बीइंग प्रेजेंटेड। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर फेल हो जाता है पास कराने में बजट को इन द लोकसभा, देन व्हाट हैपन्स इज, इट मीन्स कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दोज हु आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट या पर्टिकुलरली लोकसभा, दे हैव लॉस्ट देयर फेथ in the current government who is presenting the budget. तो the prime minister submits the resignation of the council of ministers, तो as a result government गिर जाती है। So annual budget अगर पास नहीं होता है तो लोकसभा dissolves. So the next question is, the power of Supreme Court of India to decide disputes between the center and the state falls under its A. advisory jurisdiction, B. appellate jurisdiction, C. original jurisdiction, D. constitutional jurisdiction. तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो हमारे पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट करता है विद द प्रेसिडेंट। ठीक है, एपलेट जुरिस्डिक्शन में जो केसेस आते हैं, केसेस ऑफ अपील्स। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में वो केसेस आते हैं जो कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन इज विद रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात अगर आती है। तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि जब स्टेट और सेंटर का डिस्प्यूट हो तो वो केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स एट वन साइड का केस देन अगेन सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। अगर सेंटर और कुछ स्टेट्स एक साइड पे हैं एंड अदर स्टेट्स आर ऑन द अदर साइड, तो वो केस भी है, वो भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। और जो डायरेक्ट केसेस जाते हैं टुवर्ड्स अ कोर्ट, दैट इज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not related to election commission? A. to issue notification of election, B. to distribute election symbols, C. to settle the validity of elections, D. to conduct the elections peacefully. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू इशू नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन। तो इलेक्शन कमीशन का काम होता है टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्शन सिंबल्स, सेटल वैलिडिटी ऑफ इलेक्शंस और टू कंडक्ट इलेक्शंस पीसफुली। वेयर एज अगर इशू करनी है नोटिफिकेशन विद रिगार्ड्स टू इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, तो नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट निकालते हैं। ठीक है, अगर स्टेट की बात हो रही है, स्टेट की इलेक्शंस की बात हो रही है, तो गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट विल इशू द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द इलेक्शन। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड इन 1951 वॉज रिलेटेड टू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। A. security of the country, B. security of the prime minister, C. protection of agrarian reforms in certain states, D. scheduled castes and scheduled tribes. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्शन ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स इन सर्टेन स्टेट्स। तो हमारी जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी 1951 में, दैट वाज विद रिगार्ड्स टू द अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। तो इसी के अंडर 9th शेड्यूल को हमने ऐड किया था टूवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 9th शेड्यूल में जितनी भी चीज़ें या जितनी भी आइटम्स डाली जानी थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको प्रोटेक्ट किया जाना था फ्रॉम द सुपरविजन और फ्रॉम ट्रायल फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कोर्ट। तो जो 9th शेड्यूल में मेंशन जितनी भी चीज़ें हैं, दैट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द, आप कह सकते हो, फ्रॉम द विजन ऑफ एनी काइंड ऑफ कोर्ट फ्रॉम ट्राइंग। तो 1973 में 24 अप्रैल से पहले जितनी भी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं टू द 9th शेड्यूल, उसको कोई भी कोर्ट जो है टेकअप नहीं कर सकता। तो 24 अप्रैल 1973 को जब केशवानंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंगली ले डाउन किया गया था कि अब से, आज के डिसीजन के बाद से, जो भी चीज़ें 9th शेड्यूल में ऐड होंगी उसके ऊपर कोई भी कोर्ट जो है वो टेकअप कर सकता है केस, क्योंकि जो जुडिशरी है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। या जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें जमींदारी सिस्टम के रिगार्डिंग, दैट was passed before 1973 में 24 अप्रैल के। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली 9th शेड्यूल को ऐड कर दिया गया था और अबॉलिश की जानी थी जमींदारी सिस्टम को। ठीक है, सो द लास्ट क्वेश्चन इज,
National Panchayati Raj Day in India is celebrated on A. 26 January, B. 2nd October, C. 21st April and D. 24th April. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 24 अप्रैल। तो पंचायती राज डे, नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है और पहली बार हमने मनाया था ये 2010 में। तो आज के क्वेश्चंस का दौर होता है खत्म। मिलेंगे अगले हफ्ते पॉलिटी के सेशन के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच एंड डू कमेंट योर स्कोर्स एंड कोई भी सजेशन हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच।